हेलो एवरीवन, हाय लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है एरिक्सन्स मॉडल ऑफ इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इसको आप एरिक एरिक्सन्स थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी दी थी एरिक एरिक्सन नाम के एक इंसान ने। ये इनकी पिक्चर लगी हुई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें बहुत कम शॉर्ट देखने को मिलते हैं, बट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दैट इज 12 to 14 मार्क्स देखने के लिए ज़्यादा मिलते हैं। इस क्वेश्चन में एक और वेरिएशन होती है, वो ये है कि ये क्वेश्चन आपके कल्चर या आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। जैसे कि एक्सप्लेन एरिक्सन्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न सोसाइटी। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जिसके शुरुआती तौर पे आपको ये मॉडल एक्सप्लेन करना होगा, इसकी थ्योरीज एक्सप्लेन करनी होगी। देन अकॉर्डिंग टू द कल्चर दैट इज डिमांडेड, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी डिमांड की गई है, उसके हिसाब से आपको ये थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। एंड देन इट्स implications in the education field, because at the end it is a topic from the education field। तो आपको उसकी implications बतानी है कि एजुकेशन फील्ड में उसकी implications कैसी हैं। So let's start with the Erik Erikson's theory of social and emotional development. It is a cornerstone of developmental psychology, proposing that personality develops in a series of 8 stages, each characterized by a specific crisis or a challenge. तो जब आप एरिक्सन मॉडल पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि एरिक्सन ने बचपन से आपके फर्स्ट ब्रेथ से लेकर लास्ट ब्रेथ तक इन सभी को 8 स्टेजेस यानी 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। इन स्टेजेस में डिवाइड करने के बाद उन्होंने हर स्टेज के लिए एक पर्टिकुलर क्राइसिस बताया है। उन्होंने हर स्टेज पे आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्या क्राइसिस या क्या डिलेमास हैं आपके लाइफ के, उन्होंने वो एक्सप्लेन किए हैं। तो 8 स्टेजेस हैं लाइफ के, उनमें आने वाले कुछ क्राइसिस होते हैं और ये सभी के लिए सेम रहता है। रीजन बिंग आप सारे स्टेप्स एक साथ ही चढ़ते हैं, एक जैसे ही चढ़ते हैं, लाइफ सेम ही है सबकी। वी स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट ब्रेथ, we start from infancy to adolescence, adulthood, and then towards the end. तो all the stages are same, so वहाँ पे फील किए जाने वाले क्राइसिस और डिलेमास भी सेम रहेंगे। इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। रीजन भी अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप में कर आ जाए तो आपको इसका प्रिंसिपल लिखने के लिए आ जाएगा। Erickson's model is built on the epigenetic principle, suggesting that development follows a predetermined order. Each stage involves a conflict between a positive and a negative quality. आपसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो 8 स्टेज ये बताते हैं, उनमें पाए जाने वाले इश्यूज, उनमें पाए जाने वाले क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग आर प्री डिटर्मिन्ड, पहले से ही पता है। दे आर प्री डिसाइडेड, पहले से ही उनके बारे में हमें नॉलेज है, हमने उनके बारे में पढ़ लिया है, उनके बारे में एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिया है। वी नो कि इस स्टेज पे बच्चे को या किसी बड़े बुजुर्ग को क्या फील होने वाला है, क्या सिचुएशंस हैं जिनके बीच में वो डील करने वाले हैं, या क्या डिलेमास हैं जो वो फेस करने वाले हैं। सो दीज आर ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड या प्री डिटरमाइंड, या फिर दे आर प्री डिसाइडेड, एंड दिस हैपेंस सेम फॉर एवरीवन। Okay, now we're going to see those 8 stages over here. पहले है infancy, then it is early childhood, play age, school age, adolescence, early adulthood, middle age and old age. स्टार्ट करेंगे इन्फेंसी से 0 to 1 year, यू आर जस्ट बॉर्न टिल 1 year। क्या होता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। यू आर न्यू टू द वर्ल्ड, एवरीबडी इज न्यू टू यू, यू डोंट नो whom to trust, you don't know what is good, what is bad, you are totally dependent। इस डिपेंडेंसी में यू ट्राई लर्निंग, यू ट्राई डिपेंडिंग ऑन द पीपल हु आर अराउंड यू, उन पे आप धीरे धीरे ट्रस्ट करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट falling in love with them, you start you know waiting for their attention, waiting for them to nourish you and do your necessary things, because you yourself are incapable of it। So यहाँ पे you start showing trust at a very young age। ओके, यू हैव होप इन यू, और आप यहाँ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का जो एक बेसिक नीड है उसको ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि आपको नरिशमेंट और अफेक्शन के लिए दूसरों पे डिपेंड होना होता है, एंड यू स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल। नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड, 1 to 3 years, you have gained some consciousness, some knowledge, and you start doing
अ फ्यू थिंग्स ऑन योर ओन, जिसे कहते हैं ऑटोनॉमी। यहाँ पे डाउट और शेम का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। विल पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, विल पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर यंग साइंटिस्ट। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग यू आर एक्सप्लोरर्स एंड यंग साइंटिस्ट एट दिस एज। आप बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करके देखते हैं, उन्हें खोलते हैं, कई चीज़ें खुद करने की कोशिश करते हैं। यू डेवलप अ सेंस ऑफ interdependence in many tasks. So you try doing a lot of tasks on your own according to you. Okay, you take charge of a lot of things. So यहाँ से आपका एक autonomy का जो behavior है वो start होता है. Then you have your play age, that is 3 to 6 years. You initiate versus guilt. यहाँ पे क्या होता है, you start doing a lot of things on your own. ठीक है, और ये जो आपने अर्ली चाइल्डहुड में टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन वाला जो प्रोसेस है वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, बहुत जोरों शोरों से करते हैं। आप खेलने से लेकर बहुत सारी फ्रेंडशिप्स को भी आप इनिशिएट करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू योरसेल्फ आर इनिशिएटिंग, और इस इनिशिएशन का जो प्रोसेस है इसमें मेनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग ऑल्सो, एंड देन यू कैन फील गिल्टी, सैड और लो अबाउट थिंग्स। यहाँ पे पेरेंट्स एंड टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है to pull the child out of all the guilt and the bad feelings that he or she has. तो यहाँ पे you take initiative on some activities. You may develop guilt if you are unsuccessful or the boundaries are overstepped. Okay, हो सकता है you while you're playing or you're doing stuff, you might learn something bad. You might overstep the boundaries. तो वहाँ पे आपको guilt होना, you have to feel bad, ऐसी कुछ आपको फीलिंग्स जो है डेवलप हो सकती है. बट द पेरेंट्स एंड द टीचर्स are responsible for pulling the child out of it, to letting him or her know what is right and what is wrong. The next is आपका school age 7 to 11. आप यहाँ पे स्कूल एंटर कर चुके हैं, यू आर इन ग्रेड 1 2 टू फॉरवर्ड. ठीक है, तो अब यहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी होता है. कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ गया है. You are in school, you are competing with people of your age group, maybe young and older to you also. So यहाँ पे कॉम्पिटेंस लेवल बहुत हाई है. गिल्टी फील भी हो सकती हैं चीज़ों को लेकर, बट आप यहाँ पे अभी अपनी एक इंडस्ट्री डेवलप करने आए हैं. आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं, आप नाउ एंड देन किसी ना किसी चीज़ में पार्ट ले रहे हैं. आप आसपास के लोगों को जज कर रहे हैं कि आप उनसे बेटर कर रहे हैं या उनसे खराब कर रहे हैं. ठीक है, सो यू डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज व्हेन कॉम्पिटेंट, और सेंस ऑफ इंफीरियरिटी व्हेन नॉट. तो जब आप बहुत चीज़ों में सक्सेसफुल होते हैं, यू फील हैप्पी और हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, और कई बार आपको बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग एट थिंग्स. अगेन पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अ वेरी हाई रोल इन पुलिंग अप यू साइकोलॉजिकली. Okay, now you have adolescence 12 to 18. वेरी डिमांडिंग एज, वेरी डिफिकल्ट एज. यहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन रहता है. ये फिडिलिटी रहती है, एक्सपेरिमेंट विद एंड डेवलप आइडेंटिटी एंड रोल क्राइसिस. यहाँ पे आपको आइडेंटिटी क्राइसिस और जेंडर रोल क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहते हैं. आइडेंटिटी क्राइसिस बिकॉज यहाँ पे आकर आप बहुत ही हाईली डेवलप्ड ब्रेन के साथ रहते हैं. आपको अपने बारे में पता करना होता है, आपको अपनी एक आइडेंटिटी बतानी होती है. You need to withstand and outstand amongst people. So there is a lot of work mentally on you and socially also. यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस फील होती है, जेंडर रोल क्राइसिस फील होते हैं, बिकॉज देयर कम्स सोसाइटी. यहाँ पे सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटीज के इफ्स एंड बट्स आपको सब समझ आने लगते हैं. सो अकॉर्डिंग टू योर जेंडर यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू एंड दैट यू कैन नॉट डू. तो यहाँ पे जेंडर रोल क्राइसिस से लेकर आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं. अब आते हैं अर्ली एडल्टहुड पे. ऑलमोस्ट आप हाई स्कूल, कॉलेज गोइंग एंड देन पास आउट्स होंगे. सो यू हैव इंटीमेसी एंड आइसोलेशन. यहाँ पे आपका वर्च्यू इज लव. यू आर डेवलपिंग रिलेशंस. यहाँ पे आप ऑलरेडी जो है अपने आई मी माई सेल्फ से थोड़ा हटकर अब अपनी एक सोसाइटी, अपनी एक कम्युनिटी बना चुके हैं. नाउ यू हैव पीपल whom you can call mine, be it friends, be it some love partner or something like that. तो अब यहाँ पे आप रिलेशंस के तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं. यू हैव टू लव, यू हैव टू गिव देम टाइम, एंड यू आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू बिल्ड योर रिलेशनशिप्स, टू बी इंटीमेट, टू हैव रिलेशनशिप्स एंड टू बिल्ड फॉरवर्ड. उसके बाद मिडिल एज क्राइसिस में क्या आता है, जनरेटिविटी, स्टैग्नेशन. स्टैग्नेंट होता है एक जगह रुक जाना. अब आपके पास आपके पीपल आ चुके हैं. नाउ यू नीड टू मेंटेन, यू नीड टू
love them, you need to have money, you need to have a good job, kids, and blah blah blah. Means your life has come to a stagnant point जहाँ आप 9 to 5 jobs कर रहे हैं. You have somebody you can love, you have a family to grow, और मतलब एक बहुत ही constant सी life हो जाती है. But then there is life up to 64 years आपकी middle age चलती है, and last you have old age जहाँ integrity versus despair है. You have wisdom, you have access and make sense of life and meaning of contributions. यहाँ पे इस एज पे आके, ओल्ड एज पे आके, आप के पास बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं. यू हैव अ लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स टू लर्न, और यहाँ पे आके यू हैव ऑलरेडी लर्न सो मच दैट यू कैन पास ऑन टू द जनरेशंस. लाइफ लेसन्स जो आपने लर्न किए हैं वो पास कर सकते हैं. यू हैव एक्सपीरियंसेस टू शेयर, यू हैव स्टोरीज टू टेल, and now you are at a stage where you are not in learning position, you're just having wisdom, and now you can express your wisdom. Okay, whosoever comes and takes it, open doors for them. और अब आप बहुत ही एक शांत और एक sophisticated स्टेज पे पहुंच चुके हैं, where you know what is life, you have lived your life, you have made sense out of your life. Now you have nothing else to do and just wait for your last breath. Okay, till then you are enjoying with your grandchildren, and you're just having time and discussing things. Okay, अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे, जो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप इसे कैसे लेते हैं, कि इंडियन सोसाइटी में ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है. तो पहला आता है ट्रस्ट एंड इंटरडिपेंडेंस. जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात करते हैं, डेफिनेटली देयर इज अ कंपैरिजन. यहाँ इंडियन सोसाइटी का हम वेस्टर्नाइज्ड कल्चर से जो है एक कंपैरिजन कर सकते हैं. वेस्टर्नाइज्ड कल्चर में जब आप बात करते हैं, जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, यहाँ पे मल्टीपल केयर गिवर्स हैं. लेकिन वेस्टर्नाइज्ड कल्चर में ज़्यादातर जो है उनके पास न्यूक्लियर फैमिलीज होती है. यू हैव अ फादर एंड अ मदर एंड किड्स, एंड देन दे आर लुकिंग आफ्टर वन अनदर. तो यहाँ पे व्हेन देयर इज अ चाइल्ड बर्थ, you have multiple people around the mother, around the father and the child also, to give care, to look after their needs. ठीक है, तो यहाँ पे जब वो फर्स्ट स्टेज पे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाली स्टेज पे होता है, वहाँ पे भी जो चाइल्ड है, it doesn't trust one person. In India there is a broad spectrum on which the child is trusting. Reason being, he's seeing every now and then a new face. तो वो new face is there to provide him care, love, is there to nurture him, is there to play with the child. तो यहाँ पे जो child born होगा, उसका एक trust का एक बहुत ही broad spectrum होने वाला है, as compared to a child who is being born in a westernized culture with a limited amount of people. But यहाँ you have unlimited people, you have a very broad spectrum. ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ऑटोनॉमी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है. यहाँ पे ऑटोनॉमी इज लाइक मी आई मी माई सेल्फ वाला जो केस है, उसमें हम थोड़ा कम फोकस करते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियन सोसाइटी. यहाँ आपको गिल्ट फ्री पहले ही करवा दिया जाता है. यू नीड टू जॉइन योर हैंड्स, you need to touch the feet of the elders, and there are a set of rules that everybody around you follows, so you don't feel guilty while doing such things because everybody around you is doing that thing. So you are not doing something that is all by yourself और आपको बहुत guilty feel हो जाए. Everybody now and then is doing the same thing, तो आपको इतना गिल्टी फील नहीं होता है. तो यहाँ पे लिहाज, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स एंड ओबीडियंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, और इसमें थोड़ा सा बच्चा अपने आप को थोड़ा सा गिल्टी फील कर सकता है वाया द एक्ट्स दैट आर परफॉर्म्ड. बट बहुत लिटिल केसेस हैं इस चीज़ के. रीजन बीइंग एवरीबडी इज डूइंग. Next, you have identity and career pressure. This is a very common problem that we face in the Indian society. Reason being, यहाँ पे हम बहुत कम करियर ऑप्शंस को एज अ करियर ऑप्शंस कंसिडर करते हैं, जिसमें इट इज़ इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन. ये दो ही ऐसी ऑप्शंस हैं जिसे हम एज अ करियर ऑप्शन काउंट करते हैं. अदरवाइज इंडियन पेरेंट्स डू नॉट कंसिडर द अदर ऑप्शंस एज वेल पेइंग ऑप्शंस.
हो सकता है कोविड के बाद से ये चीज़ें चेंज हुई हों, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट इंडियन मेंटालिटी हैज़ टू लर्न एंड हैज़ टू गेन। तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी फोरक्लोजर हो जाता है, क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी ऐसी ले लेनी होती है अपनी लाइफ में, प्री डिसाइडेड आइडेंटिटी जो आपके लिए डिसाइड कर दी जाती है, एंड देन यू हैव टू टेक इट एंड यू हैव टू फॉलो इट। यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट इज़ none of the business. ठीक है? Cultural synthesis, Indian youth often navigate a hybrid identity. हाइब्रिड आइडेंटिटी में रहने का रीजन ये होता है क्योंकि योर ओरिजिनल आइडेंटिटी इज नॉट अप टू द मार्क व्हाट सोसाइटी और व्हाट द फैमिली इज डिमांडिंग। तो आपको एक डुअल रोल प्ले करना होता है। यू नीड टू हैव मेनी फेसेस, यू नीड टू हैव हाइब्रिड आइडेंटिटी so as to satisfy the needs of the others and to satisfy your needs also. तो इस केस में आपको कल्चरली अपने आप को हाइब्रिड बनाना होता है। यू हैव टू हैव मेनी फेसेस एंड देन यू कैन कीप एवरीबॉडी हैप्पी। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिविस्ट कल्चर। अब यहाँ पे कलेक्टिविस्ट कल्चर में क्या होता है, इन इंडिया देर इज नथिंग कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म। आपको सबके साथ मिलकर रहना है। यू हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर, you come from a family, your identity is not an individual identity. Whatever you do is not for your individual sake, it is for the sake of the family, for the culture, for the society, for all the dadas, pradadas and nanas that have ever existed. It is all for them, it is not for you only. ठीक है? उसके अलावा you have gender roles. Definitely if you're a woman, you have a set of things that you need to do, and then when you are a man there is a certain things that you need to do and a certain things that you cannot do. तो आपके लिए बहुत सारा डूज एंड डोंट्स की एक बड़ी लिस्ट होती है जो ऑलरेडी कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, ब्ला 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 डिसाइडेड होता है। Then you have respect for elders. It is also a very important and integral part when you're living in India, because without this you are considered senseless, worthless and everything less. So this is also one of the very important factors that one must keep in mind. Okay. सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, कि एरिक्सन मॉडल को हम एजुकेशन की फील्ड में कैसे डालें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बिंग दिस क्वेश्चन कम्स इन द एजुकेशनल पेपर ओनली, सो बीएड एजुकेशन का ही प्रोग्राम है, तो डेफिनेटली इसके इम्प्लीकेशंस एजुकेशन में क्या है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। नर्चरिंग इंडस्ट्री, नर्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो टीचर्स और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बहुत प्यार से और बहुत अलग अलग तरीके से बच्चों को नर्चर करना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट रॉट लर्निंग कि एक क्वेश्चन दे दिया उसके आंसर दो और बच्चा पढ़ने बैठ जाए। नो, यू शुड टेल द एप्लीकेशन, you should show videos, some music, some other things also, जो उसको बहुत ही अच्छे से लर्न कर पाए, वो बच्चा समझ पाए, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ पाए। It's not just rote learning. It should not be rote learning environment. It should have a lot of activities, sports, art, culture, etc., etc., so that it includes और indulges the person's brain. ठीक है? अब आता है identity support. मैंने कहा जब आप adolescent stage में आते हैं, there are a lot of identity crisis. उस टाइम पे it is very important for the kids, parents and the teachers to understand कि बच्चे को बहुत issues हो सकते हैं, to identify him or herself, to identify their weaknesses, their strengths. ओके, तो इस फेज में उनको हेल्प आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? उनकी काउंसलिंग, दे मस्ट हैव रोबस्ट काउंसलिंग्स, उनको वो सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ वो अपने सीक्रेट्स लेट आउट करें, एंड देन द सीक्रेट्स आर नॉट यूज्ड एज अ वेपन ऑन देम अगेन। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द चाइल्ड नीड्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ or herself, and they need a safe and secure environment to let their hearts out. Now you have classroom climate. Classroom climate is very important. Reason being, classroom में कितना gender biasness चल रहा है, how the teacher is there, how toxic the environment is there. ये सारे factors बहुत matter करते हैं when it comes to the emotional or the psychological development of a child. If the environment is guilt free, if the environment is biasness free, there are no gender roles, you're free to do whatever you, the child will thrive excellently.
But if these things exist around the child will have a certain boundary, और उनका वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उस लेवल तक नहीं होगा, दे विल शंट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। उसके अलावा स्कूल मस्ट हैव बैलेंस बिटवीन discipline and freedom. Definitely there should be play times, there should be adventurous sports, आप outings कराएं बच्चों को, so there should be a set of disciplineness and also freedomness, okay। तो बच्चे को एक बैलेंस देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कुछ एजुकेशनल implications हैं जो एरिक्सन मॉडल की आपको पता होनी चाहिए, so that you can write. And here we end this. So I hope you learned it. Like, share, and comment. Thank you.